हेलो एवरीवन। तो आज का जो ये हमारा क्लास है वो वैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है, जिसमें क्लास 12th के बच्चों के लिए इसमें बताया गया है कि कैसे वो जब एग्जाम्स में वैकल्पिक प्रश्न आते हैं तो कैसे वो उनका इसका उत्तर दें। तो आज का जो ये मेरा क्लास है इसको मैंने एक शब्द के उत्तर के रूप में लिखा है, वन वर्ड आंसर के रूप में लिखा है, विकल्पों को नहीं दिया है ताकि आपको वन वर्ड का आंसर ही याद करे। और वैसे भी ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी कर रहे होते हैं, एग्जाम्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें हम 4 विकल्प के साथ जब आंसर को पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग इधर उधर हो जाता है और चारों विकल्प में से जब एग्जाम देने जाते हैं तो चारों विकल्प में से कौन सा एक होगा इसमें हम कंफ्यूज होते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने आज के क्लास में एक वर्ड का आंसर बनाया है और आप लोगों से इसकी चर्चा की है, जिसमें कि क्वेश्चंस के साथ सिर्फ एक वर्ड का आंसर रहेगा। और मैं ये आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप अगर उस वन वर्ड आंसर को याद करेंगे तो आपके एग्जाम में वो ज्यादा फायदा करेगा और आपको एग्जाम तक वो याद भी रहेगा। तो जो आंसर है आप उस पर फोकस ज्यादा करेंगे तो विकल्प में से, चारों विकल्प में से आप एक सही उत्तर भी दे पाएंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्क्रीन पर। तो अब हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पर। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हमारा जो भारतीय समाज था वो कितने आश्रमों में विभाजित था। तो हमारा जो भारतीय समाज था वो 4 आश्रमों में विभाजित था और प्रत्येक आश्रम 25-25 वर्षों का होता था, जिसमें कि पहला आश्रम होता था ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम होता था गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम होता था संन्यास आश्रम और चौथा होता था वानप्रस्थ आश्रम। तो जब भी हमारा क्वेश्चन आए कि भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित था तो हमारा आंसर होगा 4। और वे कौन कौन से 4 होते थे आश्रम, इसकी भी चर्चा मैंने कर दी है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था। तो हमारा जो भारतीय समाज जो है वो 4 वर्णों में विभाजित था और ये 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी अगर क्वेश्चन आता है कि प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था तो हमारा आंसर होगा 4। इसके बाद आता है क्वेश्चन कि समाजशास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ। तो मैंने अपने पहले वीडियो में भी इसकी चर्चा की है कि समाजशास्त्र का जन्म कैसे हुआ, समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव्स में बताया गया है कि समाजशास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ, तो हमारा जवाब होगा 1838 में। समाजशास्त्र का जन्म हुआ है 1838 में, यानी 1838 में समाजशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में मान्यता मिली। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है सोशियोलॉजी का जनक किन्हें कहा जाता है या समाजशास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है, वे कौन हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी शब्द की रचना की। इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसने समाजशास्त्र शब्द की रचना की, कौन समाजशास्त्र के जनक हैं, किसी भी तरीके से। तो समाजशास्त्र के पिता हैं अगस्त कॉम्ट। समाजशास्त्र के जो पिता हैं वो हैं अगस्त कॉम्ट, हमें ये हमेशा याद रखना है। चौथा जो हमारा प्रश्न है वो है मनुस्मृति के रचनाकार कौन है। तो मनुस्मृति जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है तो इसका आंसर हमेशा याद रहने वाला है, इसका आंसर है मनु। मनुस्मृति के रचनाकार कौन है, तो मनुस्मृति के रचनाकार मनु हैं। छठा जो हमारा क्वेश्चन है वो है समाजशास्त्र को सामाजिक स्थितिकी एवं सामाजिक गतिकी में किसने विभाजित किया। यानी कि सामाजिक स्थितिकी को अंग्रेजी में सोशल स्टैटिक्स बोलते हैं, जिसमें सामाजिक स्थिति जो वर्तमान में है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, और सामाजिक गतिकी जिसको कि सोशल मोबिलिटी बोलते हैं, जिसमें कि समाज में होने वाले परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है। और समाजशास्त्र को 2 भागों में, इस तरीके से 2 भागों में अगस्त कॉम्ट ने ही बांटा है। यानी कि इसका भी आंसर यही होगा कि समाजशास्त्र को 2 भागों में किसने बांटा, तो अगस्त कॉम्ट, जिन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थितिकी यानी सोशल स्टैटिक्स और सामाजिक गतिकी यानी कि सोशल मोबिलिटी 2 भागों में बांटा है। 7वां जो आपका क्वेश्चन है वो है अगस्त कॉम्ट का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो अगस्त कॉम्ट का जन्म 1798 में 1798 में फ्रांस में हुआ था।
अगस्त कॉम्ट, ये 2 क्वेश्चन भी हो सकता है कि अगस्त कॉम्ट का जन्म कब हुआ, तो अगस्त कॉम्ट का जन्म 1798 में हुआ। और अगस्त कॉम्ट का जन्म कहाँ हुआ, तो अगस्त कॉम्ट का जन्म फ्रांस में। तो ये क्वेश्चन साथ में भी आ सकता है और अलग अलग भी आ सकता है, तो इसको हम याद रखेंगे कि अगस्त कॉम्ट का जन्म कब और कहाँ हुआ। अब हम लोग आ चुके हैं अपने 8वें क्वेश्चन पे। तो हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो है, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज का निर्माण किससे होता है। तो समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है। मैकाइवर और पेज ने जो समाज की परिभाषा दी है वो है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यानी उन्होंने कहा है कि समाज की रचना के लिए सामाजिक संबंधों का होना आवश्यक है। तो मैकाइवर और पेज ने जो समाजशास्त्र की परिभाषा दी उसमें भी उन्होंने सामाजिक संबंधों की चर्चा की, और समाज की जो परिभाषा दी उसमें भी उन्होंने सामाजिक संबंधों की ही चर्चा की है। तो जैसे ही मैकाइवर और पेज का नाम आए, हमें याद रखना है कि उन्होंने समाज के निर्माण में सामाजिक संबंधों को ही सर्वोपरि माना है। उसके बाद जो हमारा 9वां क्वेश्चन है वो है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस देश में हुई। तो चूँकि अगस्त कॉम्ट का जन्म ही फ्रांस में हुआ है, तो फ्रांस में ही और फ्रांसीसी क्रांति के कारण ही अगस्त कॉम्ट के मन में समाजशास्त्र जैसे विषय की कल्पना हुई। समाजशास्त्र जैसे विषय को उन्होंने आगे बढ़ाया, जिससे उनका उद्देश्य ही यही था कि इससे हमारे समाज का उद्धार हो सकेगा। यानी किसी ऐसे सब्जेक्ट को उन्होंने कल्पना की जो कि समाज की समस्याओं को समझे और उससे निपटने में हमें आगे योगदान दे। इसके बाद जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को की थी। 8 अगस्त 1942 को। 11वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है, पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है। तो पुनर्जन्म की जो अवधारणा है वो हिंदू धर्म से संबंधित है। आश्रम व्यवस्था हुआ, पुनर्जन्म की अवधारणा हुई, कर्म का सिद्धांत हो, ये सारी चीज़ें हिंदू धर्म में ही बताई गई है। स्वतंत्रता आंदोलन जो हमारा 12वां क्वेश्चन है वो है, स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत दांडी यात्रा का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो दांडी यात्रा गुजरात में हुई थी, जिसमें महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल मार्च महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नमक पे जो कर लगाया था ब्रिटिशों ने, उसके विरोध में इस तरह की यात्रा हुई थी। हमारा जो 13वां क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। यानी जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो हमारे राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो अब अगर हम अभी की बात करें तो अभी चूँकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो अभी राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी होंगे। अगर आगे कोई और प्रधानमंत्री होते हैं तो उनका नाम हम लेंगे। यानी राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वे हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो इसके बाद हमारा जो 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई। तो भारत में सबसे पहले बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई। बम्बई विश्वविद्यालय में 1919 में समाजशास्त्र के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की गई। इसके पहले 1914 में अर्थशास्त्र के साथ समाजशास्त्र की पढ़ाई होती थी, लेकिन 1919 में समाजशास्त्र को एक अलग विभाग के रूप में स्थापित किया गया और सबसे पहले भारत में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई। नंबर 15 जो हमारा क्वेश्चन है वो है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति 2 भाषाओं से हुई है। पहली जो भाषा है वो लैटिन है और दूसरी भाषा ग्रीक है। लैटिन जो भाषा है वो समाजशास्त्र की उत्पत्ति 2 शब्दों से हुई है। जो पहला शब्द है वो है सोसियस और दूसरा शब्द है वो है लोगस। सोसियस से सोसियो बना और लोगस से लॉजी बना। तो सोसियस लैटिन वर्ड है और लोगस ग्रीक वर्ड है। तो इसका आंसर होगा, समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई। तो 2 भाषाओं से हुई, एक है लैटिन और दूसरा है ग्रीक।
तो अब हम पहुंच गए हैं अपने 16वें नंबर क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन है बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई। तो भारत में अगर हम विश्वविद्यालय की बात करें तो सबसे पहले बम्बई विश्वविद्यालय, जिसको कि आज हम मुंबई कहते हैं, और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में सबसे पहले पटना विश्वविद्यालय में, पटना यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई। इसके बाद 17 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन थे, यानी ऐसे व्यक्ति कौन थे जिनसे अगस्त कॉम्ट प्रभावित हुए थे और उन्होंने समाजशास्त्र शब्द की रचना की, एक ऐसे विषय की कल्पना की जो कि संपूर्ण समाज का अध्ययन कर सके। तो वो उस समय सेंट साइमन के प्रभाव में थे। अगस्त कॉम्ट के अब गुरु कहें या उन पे प्रभाव डालने वाला व्यक्ति कहें तो सेंट साइमन। तो नंबर 16 जो क्वेश्चन है वो है बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई। तो इसका आंसर होगा पटना विश्वविद्यालय। और नंबर 17 जो क्वेश्चन है वो है अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन थे। तो इसका आंसर है सेंट साइमन। इसके बाद आते हैं नंबर 18 पे। तो नंबर 18 पे जो क्वेश्चन है वो है किसने कहा कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र की जब परिभाषा दी गई तो कई विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है। तो समाजशास्त्र की कौन ऐसे समाजशास्त्री थे जिन्होंने कहा कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। तो इसका आंसर होगा लिस्टर वार्ड। लिस्टर वार्ड ने कहा कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, यानी समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसके बाद आता है कि नंबर 19 जो क्वेश्चन है वो है कि पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक के रचयिता कौन है। तो पॉजिटिव फिलॉसफी जिसमें कि समाजशास्त्र को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया गया, उसको प्रत्यक्षात्मक स्तर प्रदान किया गया कि समाजशास्त्र को भी हम विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। तो पॉजिटिव फिलॉसफी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसको कि समाजशास्त्र में अपनाया जाता है, जिसको कि समाजशास्त्र पढ़ने के लिए हम अपनाते हैं। तो इसका आंसर है पॉजिटिव फिलॉसफी के जो पुस्तक के रचयिता हैं वो है अगस्त कॉम्ट। यानी हम देखते हैं कि अगस्त कॉम्ट का समाजशास्त्र में बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने कई पुस्तकों की रचना की, इन्होंने समाजशास्त्र शब्द दिया। इसके बाद आते हैं लास्ट नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें प्रश्न है कि किसने कहा कि समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट मॉरिसन मैकाइवर, यानी कि इसको शॉर्ट में हम केवल मैकाइवर भी कहते हैं। तो रॉबर्ट मॉरिसन मैकाइवर इनका पूरा नाम है। रॉबर्ट मॉरिसन मैकाइवर ने कहा कि समाज में संघर्ष और सहयोग दोनों ही तरह के संबंध पाए जाते हैं और इन्हीं संबंधों के आधार पर हमारे समाज का निर्माण होता है और इन्हीं संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। तो ये था हमारा आज का क्लास जिसमें मैंने आपको 12th क्लास के सोशियोलॉजी का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है और इसी के साथ ही आज का क्लास खत्म होता है। और इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जो भी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे बताया है, जिसकी चर्चा मैंने की है, तो आप उसे बाद में भी स्टडी करें ताकि वो आपको याद रह सके। इसके साथ ही अगर आपको इससे संबंधित कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप मुझे मेरे जीमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगली क्लास के लिए वेट कर लें। थैंक यू।